चलिए बच्चों, आज हम पढ़ते हैं ऊष्मा का स्थानांतरण या संचरण या प्रवाह। ठीक है। दैनिक जीवन में आप लोग बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखते हैं। कैसे एग्जाम्पल्स देखते हैं कि कोई वस्तु यदि हम उसे छूते हैं तो वो हमें गर्म लगती है। ठीक है। गर्मी में हम बाहर निकलते हैं, अभी दिन के समय हम बाहर निकलते हैं तो हमको धूप का यानी कि ताप का एहसास होता है, बहुत गर्म लगता है। अगर हम अपने किचन की बात करें तो किचन में मैक्सिमम जब हम खाना पकाते हैं या तवा गरम करते हैं या कढ़ाई गरम करते हैं या पानी गरम करते हैं तो हम देखते हैं कि धीरे धीरे क्या मिलता है, ये पात्र जो है पहले गरम होते हैं और उसमें हम जो भी खाना पकाते हैं वो उसकी ऊष्मा पा करके क्या हो जाते हैं, वो भी पक जाते हैं। ठीक है। इससे हमको ये समझ में आया कि मान लीजिए हम किचन में काम कर रहे हैं। ठीक है, किचन में काम कर रहे हैं, हमने क्या किया, गैस पर कढ़ाई चढ़ाई और गैस को ऑन किया तो नीचे से जब गैस जलने लगी, इसका मतलब ये हुआ कि हमने क्या दिया, उसे ऊर्जा दी। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी वस्तु जो है वो गर्म होती है कब, जब हम उसे ऊर्जा या ऊष्मा देते हैं। ठीक है। और उसके कारण क्या हो जाती है, ये गर्म हो जाती है। ठीक है। गैस हमने ऑफ कर दिया तो धीरे धीरे ये जो वस्तु जो है वो क्या हो जाएगी, अब ठंडी हो जाएगी। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि वस्तु जो है वो ऊष्मा पा करके गर्म होती है और अगर हम ऊष्मा ना दें तो वस्तु ठंडी रहती है। ठीक है। अब ऊष्मा देने से वस्तु गर्म हुई तो आखिर क्या हुआ जिसके कारण वस्तु जो है वो धीरे धीरे गर्म हो गई। या हम अगर अपनी हथेली को ऐसे रगड़ते हैं ना, ऐसे करके रगड़ते हैं ना, तो हमको गर्मी का एहसास होता है। अगर हम इसको यहाँ लगाएं तो हमको अभी भी गर्मी का एहसास हो रहा है। ठीक है। हम चाय का कप यदि लेते हैं, है ना, चाय के कप में यदि हमने चाय ढाला और उसमें एक चम्मच डाल के रखा तो हम देखते हैं कि थोड़े समय के पश्चात चम्मच का अंतिम सिरा भी गर्म हो जाता है। अंतिम सिरा यानी कि चम्मच का हैंडल भी गर्म हो जाता है। ठीक है। तो कप में हमने गर्म चाय दी थी। ठीक है। चम्मच पहले ठंडी थी लेकिन धीरे धीरे क्या हुई, वो गर्म चाय के संपर्क में आकर के चम्मच का अंतिम सिरा जो है, वो हैंडल जो है, वो भी क्या हो जा रहा है, गर्म हो जा रहा है। ऐसा क्या हुआ कि वस्तु जो है वो धीरे धीरे क्या हो रही है, गर्म हो रही है और ऊष्मा जो है या उसकी गर्माहट जो है वो धीरे धीरे पूरी वस्तु में फैल जा रही है। क्या होता है आखिर, चलिए हम देखते हैं। इसी को हम कहेंगे क्या चीज वहां पर, कि ऊष्मा का प्रवाह हुआ। कैसे हुआ, ऊष्मा कैसे स्थानांतरित हुई, इसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है। इसे ही हम विज्ञान की भाषा में कहते हैं ऊष्मा का संचरण। क्या कहते हैं हम, ऊष्मा का संचरण। ऊष्मा के संचरण की 3 विधियां हैं। ठीक है। और ये संचरण जो है ना, मुख्य रूप से इसका एक सिद्धांत है, वो है तापांतर। तापांतर तापांतर यदि शब्द को तोड़ो तो मैं ये हो जाएगा ताप में अंतर। ताप में अंतर। ठीक है। अब हमको ये भी पता है कि ऊर्जा का प्रवाह जो है ये उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर की तरफ होता है। निम्न ऊर्जा स्तर की तरफ होता है। इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये कि कोई वस्तु यदि बहुत अधिक गर्म है और कोई वस्तु ठंडी है। ठीक है। अब ये दोनों जो है एक दूसरे के संपर्क में है। ठीक है। तो क्या होगा, ऊष्मा का प्रवाह कहाँ से होगा, यहाँ से ठंडी वस्तु की ओर होगा। ठीक है। अब ये प्रवाह जो है वो कब तक होगा, जब तक कि इन दोनों वस्तुओं का तापमान जो है वो बिल्कुल एक जैसा ना हो जाए। ठीक है। जैसे ही तापमान एक जैसा हो जाएगा, ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं होगा। ठीक है। लेकिन कब तक होगा, जब तक कि संपर्क में रहने वाली दोनों वस्तुओं का ताप जो है वो एक जैसा ना हो जाए या एक समान ना हो जाए। ठीक है। तो ऊर्जा का स्थानांतरण किसके कारण हुआ, तापांतरण के कारण हुआ, ताप में अंतर के कारण हुआ। तो हम ऊष्मा का संचरण किसे कहेंगे। ठीक है। ऊष्मा का हम संचरण किसे कहेंगे, जब भी दो वस्तु,
जब भी ऐसी कोई दो वस्तु जिसके ताप में अंतर हो, ठीक है, ऊष्मा का प्रवाह उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर की ओर तब तक होते रहता है जब तक कि दोनों वस्तुओं का तापक्रम एक समान ना हो जाए। इसे हम कहते हैं ऊर्जा का संचरण। ठीक है, अब ऊर्जा के संचरण की हम विधि के बारे में चर्चा करते हैं कि ऊर्जा के संचरण की कितनी विधियां हैं। ऊष्मा का संचरण और इनकी विधि, ठीक है, विधि के बारे में बात करते हैं या वो तरीका के बारे में बात करते हैं जिसके कारण क्या होता है, ऊष्मा जो है वो संचरित होती है। पहला तरीका है चालन, दूसरा है संवहन और तीसरा है विकिरण। ठीक है, मैं इन तीनों को पहले शॉर्ट में बताती हूँ आपको। ठीक है, मैं ये जो है ना चालन और संवहन और विकिरण, इस विधि के द्वारा ऊष्मा कैसे संचरित होती है और इसका हम दैनिक जीवन में कैसे अनुभव करते हैं, हम उसको देखते हैं। ठीक है, चालन, चालन में क्या होता है, हम किचन में जितना भी काम कर रहे हैं, गैस के ऊपर जितना भी काम कर रहे हैं, ठीक है, चाहे वो कढ़ाई गर्म कर रहे हो, चाहे तवा गर्म कर रहे हो या पानी गर्म कर रहे हो, वो सारा का सारा किस पर आधारित है, चालन पर आधारित है। ठीक है, संवहन की बात करते हैं। संवहन क्या होगा, संवहन धाराएं उत्पन्न होती है। इसमें हम क्या देखेंगे, वायु का चक्र, वायु चक्र। ठीक है, वायु चक्र यानी कि हवाएं कैसे बहती है। ठीक है, या गुब्बारा कैसे ऊपर उठता है। ठीक है, या दीपावली के समय हम लोग एक लालटेन वाला फटाका यूज करते हैं जिसके अंदर हम क्या लगाते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं, तो वो जो गुब्बारा जो है वो क्या होता है, उड़ने लगता है। ठीक है, पैराशूट कैसे ऊपर जाता है। ठीक है, ये सारा एग्जाम्पल किसका है, संवहन का। विकिरण, विकिरण का एग्जाम्पल है कि सूर्य से हमको प्रकाश भी मिलता है, हमको ऊष्मा भी मिलती है, यानी कि ताप भी मिलता है। ठीक है, ऊष्मा, ताप, प्रकाश, सभी चीजें हमको मिलती है। ठीक है, अब पृथ्वी और सूर्य के बीच में बहुत अधिक दूरी है। ठीक है, और दोनों के बीच में काफी स्पेस, काफी जगह ऐसी है जहां पर निर्वात होता है। ठीक है, और निर्वात में से भी क्या होती है, ऊष्मा जो है प्रकाश ऊर्जा के साथ साथ पृथ्वी तक पहुंचती है। ठीक है, निर्वात होता है, इसका मतलब वहां पर हवा या ऐसा कोई भी कण नहीं होता जिसके सहारे प्रकाश जो है या ऊष्मा जो है वो पृथ्वी तक पहुंचे, तो वो किरणों के रूप में या तरंगों के रूप में पृथ्वी तक पहुंचती है। यहाँ से ये चीज हमको ये समझ में आ गया कि ऊष्मा को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है ना, माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ऊष्मा को कभी भी संचरित होने के लिए माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, लेकिन अगर उसके मार्ग में यदि माध्यम है तो वो उस माध्यम का भी उपयोग करती है ऊर्जा स्थानांतरण के लिए। ठीक है, तो सूर्य से प्रकाश ऊर्जा का, ऊष्मा ऊर्जा का पृथ्वी तक पहुंचना विकिरण का एग्जाम्पल है। ठीक है, और इस एग्जाम्पल को और सरल तरीके से हम देखें। चलिए, अगर मैं केवल एक चित्र के माध्यम से आपको समझाना चाहूँ कि चालन क्या होता है और संवहन क्या होता है और विकिरण क्या होता है, ठीक है, तो हम इसे आसानी से समझ लेंगे। ठीक है, ये एक पात्र है, ठीक, जिसमें हमने पानी गर्म किया। ठीक है, एक पात्र है, इसमें हमने पानी लिया है और उसे नीचे से हम ऊर्जा दे रहे हैं। ठीक है, जब ऊर्जा देते हैं तो क्या होता है, ऊर्जा देने से क्या होगा, सबसे पहले ये पात्र गर्म होगा। ठीक है, पात्र गर्म होगा, कहाँ तक गर्म होगा, धीरे धीरे हैंडल तक गर्म होगा, साथ साथ में धीरे धीरे ऊष्मा जो है वो यहाँ के पानी द्रव को भी क्या करेगी,
गर्म करेगी, मतलब पहले नीचे स्तर का पानी गर्म होगा, फिर ऊपर वाला होगा, फिर उसके ऊपर वाला होगा, फिर उसके ऊपर वाला होगा, और एक समय ऐसा आएगा कि इसका पूरा, इस पात्र का पूरा पानी जो है वो उबलने लगता है। ये पूरा पात्र का पानी जो है वो कम्प्लीटली गर्म हो जाता है। ठीक है, अगर हम उसको और उष्मा देते हैं तो वो उबलने लगता है। ठीक है, पहले पात्र ठंडा था, जल ठंडा था, लेकिन जैसे ही हमने उसको ऊर्जा दी या उष्मा दी, पात्र भी गर्म हो गया और जल भी गर्म हो गया। ठीक है, इवन हमको यहाँ तक गर्म लगता है, कहाँ तक, हैंडल तक। यदि हम इसको पकड़ने की कोशिश करें तो हमको यहाँ पे ताप या हैंडल गर्म है ऐसा महसूस होता है। ठीक है, तो ऐसा क्या होता है यहाँ पर हम तीनों विधियों को एक साथ समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कि चालन के द्वारा ठोस पदार्थ में ऊष्मा का संचरण होता है। ठीक है, और गैस प्लस द्रव संवहन के द्वारा गैस और द्रव दोनों में क्या होता है, ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। ठीक है, चालन के द्वारा केवल ठोसों में ऊष्मा का स्थानांतरण होता है और द्रव और गैस में संवहन विधि के द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर जो ठोस वस्तु है, यानी कि जो धातु का पात्र जो है, ठीक है, वो कैसे गर्म हुआ। ठीक, अगर आपको ठोसों की संरचना मालूम हो तो समझ में आएगा कि ठोस के कण जो है एकदम पास होते हैं। ठीक है, और बहुत ही मजबूत आकर्षण बल से, अंतर अणु आकर्षण बल से बंधे हुए होते हैं। ठीक है, अब जब इनको ऊष्मा मिलती है, ठीक है, इनको ऊष्मा मिलती है तो ये गर्म हो जाते हैं। मान लीजिए ये वाला हिस्सा यहाँ से मैंने उठाया, अब इसके अणु जो, ये कण जो है वो गर्म हो गए तो अपनी तरफ से हिलने की कोशिश करते हैं, उनमें कंपन होता है, लेकिन उनको गति करने के लिए जगह नहीं मिल रही है। ठीक है, ऊष्मा पाया, इनको ऊष्मा मिली, इन कणों को ऊष्मा मिली और ये गर्म हो गए। गर्म होने के कारण क्या हुआ, इनमें कंपन उत्पन्न हुआ। कंपन उत्पन्न होने के कारण क्या हुआ, ये गति करने की कोशिश करने लगे, लेकिन गति नहीं कर पाए। तो क्या हुआ, ये अपने अड़ोसी और पड़ोसी कणों को धक्का देने लगे। ठीक है, एक दूसरे से टकराने लगे। ठीक है, और जब टकराए तो उन्होंने ऊष्मा को अपने बगल वाले या अपने पड़ोसी कणों को स्थानांतरित कर दिया। ठीक है, अगर मैं ये बोलूं कि यहाँ पे ये छोटे छोटे कण हैं पात्र के, और ये टकरा करके क्या कर रहे हैं, ऊर्जा को इस तरह से स्थानांतरित कर रहे हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे करते हुए ये पात्र पूरा का पूरा क्या हो गया, गर्म हो गया। ठीक, ये विधि हुई चालन। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात क्या, यहाँ पर स्थान संचरण का सिद्धांत फॉलो हो रहा है। पहला क्या, पहला ये कम गर्म वस्तु थी, बाद में हमने क्या किया, इसे ऊष्मा दी। ठीक है, ऊष्मा दी तो ऊष्मा का स्रोत और ये पात्र दोनों एक दूसरे के संपर्क में आ गए। ठीक है, अब क्या हुआ, जब ये संपर्क में आए तो क्या हुआ, तो इन्होंने ऊर्जा अवशोषित की और इनके कण जो है वो कंपित हुए और कंपन करके गति करने लगे। ठीक है, लेकिन गति करने लगे तो गति करने के लिए इनको जगह नहीं मिली है, तो ये अपनी जगह कंपित होकर के अड़ोस पड़ोस वाले कणों से टकरा करके ऊर्जा को उन्होंने स्थानांतरित कर लिया। देखिए इसमें महत्वपूर्ण बात क्या हुई, ये जो कण है ना, ये एक दूसरे से टकरा तो रहे हैं बट अपना स्थान नहीं बदल रहे। ठीक है, बिना स्थान चेंज किए वो अपनी ऊर्जा को लगातार इस तरह से बगल वाले कणों को स्थानांतरित कर रहे हैं, समान रूप से कर रहे हैं। समान रूप से कैसे कर रहे हैं, मतलब ये इधर भी ऊष्मा समान रूप से स्थानांतरित हो रही है और इधर भी, मतलब ऊष्मा का संचार जो है वो चारों दिशाओं में समान रूप से हो रहा है। तो इस तरह से ये पात्र जो है वो बड़ी आसानी से, बड़ी जल्दी ही हैंडल तक गर्म हो जाता है। ठीक है, ये विधि हुई आपकी चालन की विधि। ठीक है, अब हम बात करते हैं संवहन। ठीक, अगर मैं इस पात्र में एक पोटेशियम परमैंगनेट का क्या डाल दूं, कण डाल दूं या क्रिस्टल डाल दूं, यहाँ पे मैंने एक पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल डाला। ठीक है, पात्र गर्म हुआ, तली का जल भी गर्म हुआ। ठीक है, जब हम जल की बात करें तो आपको मालूम है कि द्रव के कण जो हैं वो
बहुत ज़्यादा पास पास बिल्कुल नहीं होते, वो कैसे रहते हैं, दूर दूर रहते हैं। ठीक है, इनके कणों के बीच का जो आकर्षण बल है उसका मान अपेक्षाकृत कम होता है, किसके, ठोस से कम होता है। ठीक है, इसका मतलब इनके बीच में जो लगने वाला आकर्षण बल है ना वो कमजोर होता है। ठीक, तो थोड़ी सी ऊष्मा पाते हैं और ये कण जो है क्या करने लगते हैं, गति करने लगते हैं। जब गति करने लगते हैं तो क्या हो जाता है, ये ऊर्जा पाते हैं, ऊर्जा को अवशोषित करते हैं और गति करने लगते हैं और ये इस तरह से ऊपर जाने लगते हैं, हल्के हो जाते हैं, हल्के होकर के ये ऊपर जाते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल डाला है तो ये गर्म पानी के साथ घुलता है और घुल करके ये रंगीन पानी जो है हमको इस तरह से धाराओं के रूप में ऊपर जाते हुए दिखता है। ठीक है, ये कलर्ड पानी ऊपर आ गया। अब यहाँ का ठंडा पानी जो है वो नीचे आएगा। ठंडा पानी भारी होगा, गर्म पानी हल्का होगा। ठीक है, अब यहाँ पे फिर क्या होगा, पानी गर्म होगा। ठीक है, कण हल्के होंगे और फिर ये इस तरह से रंगीन धारा के रूप में ऊपर जाते हुए दिखाई देंगी। तो ऐसा करते करते क्या हो जाता है, इस पात्र का पूरा पानी जो है वो गर्म हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो कण हैं ये क्या कर रहे हैं, अपने साथ ऊर्जा को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या देखा था, ठोसों में कण जो है वो स्थानांतरित नहीं हो रहे हैं, वो अपनी जगह पर स्थिर हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि द्रव के कण जो हैं वो अपने साथ ऊर्जा को लेके जा रहे हैं और सब तरफ पहुंचा दे रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से धीरे धीरे क्या हो रहा है, पूरा का पूरा पानी गर्म हो गया। ठीक है, तो ये वाला तरीका क्या हुआ, संवहन। और ये जो रंगीन पानी हमको यहाँ दिखाई देगा ना उसको हम बोलेंगे क्या चीज, संवहन धाराएं। ठीक है, क्लियर हुआ बच्चों यहाँ पे। अब लास्टली बच रहा है हमारे पास में क्या चीज, विकिरण। विकिरण को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, ये वो आपका संवहन, ये गैस जलाया हमने यहाँ पे। ठीक है, हम यहाँ पे हाथ लगा के देखते हैं, पास में थोड़ा सा हमको ज़्यादा गर्म लगता है। ठीक है, थोड़ा दूर करते हैं हाथ को, दोनों तरफ बराबर रूप से, समान रूप से, तो क्या होगा, थोड़ा सा ताप हमको कम लगता है, कम गर्म लगता है। और दूर जाएंगे तो और ताप जो है हमको कम महसूस होता है। ठीक है, तो यहाँ से जो ताप है वो क्या हो रहा है, विकिरणों के रूप में चारों तरफ इस तरह से चार दिशाओं में संचरित हो रहा है समान रूप से। ठीक है, इसलिए यहाँ पर यदि हम हाथ रखते हैं तो हमको ताप ज़्यादा महसूस होता है, इधर रखते हैं तो थोड़ा कम, थोड़ा दूर में रखते हैं तो और कम महसूस होता है। तो यहाँ पर ये जो जिस ऊष्मा को हम महसूस कर रहे हैं, ठीक है, जो गर्माहट हम महसूस कर रहे हैं वो किसकी वजह से है, ये जो ऊर्जा का स्रोत है उससे निकलने वाली ऊष्मा की विकिरणों के द्वारा हमको ताप का अनुभव हो रहा है या गर्माहट का अनुभव हो रहा है। यहाँ पर विकिरणें यानी कि ये तरंगे हैं, ये विकिरणें हैं, इनको गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है। बट यहाँ पर हवा तो है ना, हवा के रहने से उनको कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। ठीक है, और ये समान रूप से चारों तरफ जो है वो ताप को महसूस होने देगी। मतलब हम यहाँ हाथ लगाएंगे तो हमको महसूस होगा कि हाँ यहाँ पे हमको गर्म लग रहा है। ठीक है, तो ये था ऊष्मा के संचरण का तीनों मेथड। ठीक है, एक ही चित्र के माध्यम से। ठीक है, अब हम इन सभी विधियों को थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है, कुछ एक्टिविटी के माध्यम से पढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम बात करते हैं सबसे पहली विधि चालन। चालन ये ठोसों में होता है, ठोसों में इसके द्वारा, ठोस पदार्थों में इसके द्वारा ऊष्मा का संचरण होता है। अभी हमने ये पढ़ा कि ठोस के कण जो है वो अपनी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं लाते हैं और ऊष्मा को अपने जगह में रहते हुए ऊष्मा को आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है, ये हमने अभी गर्म पतीली वाला जो एग्जाम्पल था वो हमने देख लिया था। ठीक है, हम एक
और एग्जांपल देखते हैं। चलिए हम देखते हैं एक चम्मच। ठीक है, हमने एक चम्मच लिया, ठीक है। अब देखिए इस चम्मच के ये पूरे पूरे ठोस है, धातु से बने हुए, ये उसके कण हो गए, ये सब पास पास है। ये इसको खोलते हुए हम पानी में डालें तो प्रारंभ में क्या रहती है, ये ठंडा रहता है चम्मच, लेकिन 2 से 5 मिनट के पश्चात चम्मच जो है वो पूर्ण रूप से क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। कहाँ तक गर्म हो जाता है, यहाँ तक गर्म हो जाता है, ठीक है, यहाँ तक गर्म हो जाता है। ठीक, इस बात से हमको ये समझ में आया कि ये गर्म कैसे हुआ, क्योंकि इसको हमने गर्म पानी में डाल कर रखा। तो चालन के लिए क्या होना चाहिए, गर्म और ठंडी वस्तुएं जो है वो एक दूसरे के संपर्क में होनी चाहिए, कंप्लीटली एक दूसरे के टच में होनी चाहिए, ठीक है। और इसको और समझने की कोशिश करते हैं। आपकी बुक्स में कुछ एक्टिविटीज दी गई है और एक्टिविटी से संबंधित प्रश्न भी परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो मैं उन एक्टिविटी को थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। क्या लेते हैं हम, एक धातु का छड़ लेते हैं। उस धातु की छड़ में हम क्या करते हैं, या तो डायरेक्टली मोमबत्ती यहाँ पे चिपका देते हैं, या मोम की सहायता से हम क्या करते हैं, मोम की सहायता से हम आल्पीन को समान दूरी पर चिपका देते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये सेम धातु की छड़ है, इसी तरह से हमने समान दूरी पर क्या किया है, मोम की सहायता से आल्पीन को चिपका दिया है, या डायरेक्टली पतली पतली जो छोटी छोटी मोमबत्ती आती है ना, उनको यहाँ पे हम चिपका देते हैं। कौन सी छड़ है ये, धातु की छड़ है, ठीक है। कौन सी छड़ है ये, धातु से बनी हुई एक छड़ है, और इस छड़ को हम क्या करते हैं, लटका देते हैं, ठीक है। मैंने इसको यहाँ से बांध के इस तरह से लटका दिया, ठीक। अब हम क्या करते हैं, इस सिरे से इसे गर्म करना चालू करते हैं। यहाँ से हम क्या करते हैं, उसे ऊष्मा देते हैं, ठीक है। हम मोमबत्ती लेके आते हैं और यहाँ से इसे गर्म करना चालू करते हैं। तो क्या होगा, पहले धीरे धीरे हम देखते हैं, ये वाली मोमबत्ती नीचे गिरती है, ये सबसे पहले गिरी, देन उसके बाद ये गिरती है, फिर उसके बाद ये गिरती है, और इसके बाद सबसे लास्ट में ये वाली आल्पीन गिरती है या मोमबत्ती गिर जाती है, ठीक है। यही चीज हम दूसरी जगह करते हैं, लेकिन कैसे करेंगे, हमने जो समान दूरी पर यहाँ पे पिन लगाई है ना, हम क्या करेंगे, छड़ के बीच में से एक मोमबत्ती की सहायता से इसे गर्म करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं, कुछ समय के पश्चात दोनों बगल वाली मोमबत्ती एक साथ गिरी, ठीक है। फिर कुछ समय के पश्चात उसके बगल वाली मोमबत्ती जो है वो, या आल्पीन जो है वो एक साथ गिरी, ठीक है। ये दोनों एक्टिविटी से हमको क्या समझ में आया, देखिए, दोनों एक्टिविटी से ये समझ में आया हमको कि जब हम एक सिरे से लोहे की छड़ को गर्म करना चालू करते हैं तो ऊष्मा जो है वो धीरे धीरे इस तरह से इस दिशा में स्थानांतरित होती है या संचरित होती है, ठीक है। ऊष्मा का संचरण धीरे धीरे इस तरफ होता है और सबसे लास्ट में यहाँ तक दूसरे सिरे तक पहुंचता है और सबसे देर से अंतिम वाली मोमबत्ती या आल्पीन गिरती है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं हम, यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम छड़ को बीच से गर्म कर रहे हैं, और जब बीच से गर्म कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, ऊष्मा का संचरण दोनों दिशा में समान रूप से हो रहा है, ठीक है। समान रूप से होने के कारण ये दोनों मोमबत्तियां या आल्पीन एक साथ गिरती है, फिर ये इस तरफ से इस दिशा में बढ़ती हैं, तो ये लास्ट वाली दोनों मोमबत्तियां जो है वो एक साथ या आल्पीन जो है वो एक साथ गिरती, ठीक है। ये चीज समझ में आई आपको कि ऊष्मा का संचरण जो है चारों दिशाओं में एक समान होता है। यदि हम एक सिरे से ऊष्मा देना प्रारंभ करें तो ऊष्मा जो है वो दूसरी तरफ संचरित होती है, लेकिन इसी छड़ को यदि हम बीच से गर्म करते हैं तो ऊष्मा समान रूप से दोनों दिशाओं में संचरित होती है, ठीक है। कौन से मेथड के द्वारा, चालन मेथड के द्वारा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने लिया था धातु की छड़, ठीक है। इसकी जगह यदि हम लकड़ी ले लें,
यहाँ पे अब हम क्या लेते हैं, लकड़ी की छड़। ठीक है, हमने क्या लिया, लकड़ी लिया। ये दोनों लकड़ी की छड़ है। ठीक है, अब हम इसे गर्म करते हैं। क्या होगा, कितना भी हम गर्म कर लें, ये मोमबत्तियाँ या फिर आलपीन जो है वो अपना स्थान नहीं छोड़ती हैं। इसका ये मतलब हुआ कि धातु में ऊष्मा का संचरण हुआ था, ठीक है, लेकिन लकड़ी में ऊष्मा का संचरण नहीं हुआ। ठीक है, मेरी बात समझ गए आपने। इसका ये मतलब हुआ कि ऊष्मा जब संचरित होती है तो संचरित होने का जो गुण है वो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। पदार्थ की प्रकृति ठीक है, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है और इस आधार पर पदार्थ को 3 भागों में बांट दिया गया है। ठीक है, एक है आपका ऊष्मारोधी, दूसरा है उचालक और तीसरा है सुचालक पदार्थ। सुचालक पदार्थ जिसकी ऊष्मीय चालकता अच्छी होगी, जैसे धातु। ठीक है, धातु है, जल है, ये बड़ी तेजी से क्या होते हैं, ऊष्मा को अवशोषित करते हैं या ग्रहण करते हैं। ठीक है, और अपने में से बड़ी आसानी से ऊर्जा को संचरित होने देते हैं। कुचालक ऐसे पदार्थ होते हैं, है ना, जो आसानी से या बड़ी सरलता से ऊष्मा को अपने में से संचरित नहीं होने देते हैं। ये कैसे हो जाएंगे, कौन से पदार्थ हो जाएंगे, लकड़ी हो गई, ठीक है, या रबर हो गया, ये ऊष्मा के कुचालक हो गया। तो ऊष्मारोधी क्या हो जाएंगे, ये बड़ी सरलता से ऊष्मा को अपने में से संचरित नहीं होने देते। ये है एस्बेस्टास, सीमेंट की जो चादर होती है उसे बोलते हैं एस्बेस्टास या एबोनाइट। आयरन के ऊपर जो ब्लैक कलर का हैंडल लगा होता है वो होता है एबोनाइट। ये ऐसे पदार्थ हैं जो ऊष्मारोधी कहलाते हैं और इनकी ऊष्मीय चालकता होती है 0। ठीक है, तो ऊष्मीय चालकता के आधार पर पदार्थ को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, ऊष्मारोधी, कुचालक और सुचालक। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट विधि पर आते हैं, वो है आपका क्या चीज, संवहन। संवहन के द्वारा ऊष्मा का संचरण द्रव में होता है एंड गैसों में भी होता है। ठीक है, द्रव में होता है और गैसों में होता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम लेते हैं किससे, हम एक कांच का बीकर लेते हैं या एक बीकर लेते हैं। इस बीकर में हमने क्या लिया, पानी लिया और कुछ पोटेशियम परमैंगनेट के टुकड़े यहाँ पे डाल दिए। ठीक है, पानी को स्प्रिट लैम्प की सहायता से या कैंडल की सहायता से हमने क्या किया, यहाँ पे गर्म किया। ठीक है, हमने यहाँ पे पानी को गर्म किया। ठीक है, तो कुछ समय के पश्चात हमको यहाँ पे रंगीन कलर की इस तरह से धाराएं दिखाई देंगी और वो ऊपर जाते हुए दिखाई देंगी। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ऊर्जा के संपर्क में आने से पहले तो पात्र गर्म हुआ, कौन सी विधि के द्वारा, चालन विधि के द्वारा। अब पात्र के संपर्क में कौन है, जल है। जल जो है वो अब इस पात्र से क्या कर रहा है, ऊष्मा को ग्रहण कर रहा है और ग्रहण करके क्या कर रहा है, द्रव के कण जो है वो ऊष्मा को लेकर के क्या कर रहे हैं, स्थानांतरित हो जा रहे हैं। तो जल जो है वो क्या हो गया, हल्का हो गया गर्म होने के कारण, और उसके कण हल्के हो गए तो वो ऊपर गए और ऊपर का ठंडा पानी जो है वो अब नीचे आया। तो इस तरह से लगातार क्या हो जाता है, पूरा पानी जो है वो गर्म हो जाता है। कुछ समय के पश्चात आप क्या देखेंगे, पता है कि पूरा पानी जो है वो क्या हो गया, रंगीन हो गया। किसके कारण, पोटेशियम परमैंगनेट के कारण। ये पोटेशियम परमैंगनेट का जो रंगीन पार्टिकल है ना, ये रंगीन कण जो है वो पानी में पूरी तरह से घुल जाता है और पूरे पानी का तापक्रम एक जैसा हो जाता है।
तो ये जो संवहन है ना, यही सबसे महत्वपूर्ण वजह है वायु के चलने की, वायु चक्र। ठीक है, वायु चक्र कैसे चलता है। देखिए, हवा जब गर्म होती है ना तो ये हो जाती है हल्की, और जब हल्की होती है तो ये कहाँ उठेगी, ऊपर उठेगी। ठीक, मेरी बात समझे। अभी देखिए, अभी गर्मी का समय है, तो जमीन के संपर्क में यानी पृथ्वी के संपर्क में जो हवाएं आ रही है ना, देखिए ये पृथ्वी की सतह अभी गर्म है, तेज धूप है, इसके कारण क्या हो रहा है, यहाँ की हवाएं जो है वो गर्म हो रही है, गर्म होकर के कहाँ जा रही है, हल्की होकर के ऊपर की तरफ जा रही है, और ये जगह खाली हो गई तो यहाँ से जो ठंडी वायु जो है वो क्या कर रही है, इनका स्थान ले रही है। ठीक है, फिर ये गर्म होकर के ऊपर जाएंगी और ठंडी वायु यहाँ पर उसका स्थान लेके फिर वो गर्म हो जाएंगी, और इस तरह से अब भी जो हमको पूरी हर तरह से गर्मी महसूस हो रही है ना, क्योंकि यहाँ की कंप्लीट वायु जो है वो क्या हो गई है, गर्म हो गई है। ठीक है, अब हम बात करते हैं समुद्र के किनारे या रेत के किनारे। ठीक है, आपकी बुक की एक्टिविटीज को लेकर के चल रहे हैं हम। ठीक, ये है मान लीजिए आपका समुद्र का किनारा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, रेत है, और सर के ऊपर क्या है आपका, सूरज भगवान। ठीक है, और ये बहुत अधिक मात्रा में क्या दे रहा है, ऊष्मा और प्रकाश दे रहा है। इसके संपर्क में आने से ये रेत हो गई गर्म। ठीक है, रेत जल्दी गर्म हो जा रही है बनिस्बत किसके, पानी के, तो ये हो गई गर्म। अब ये है अभी ठंडा। ठीक है, क्योंकि इन दोनों की तुलना करें ना तो रेत पहले गर्म हो रही है, अब ये गर्म हुई तो इनके संपर्क में आने वाली वायु जो है वो गर्म हो गई, अब ये गर्म हुई तो ये हल्की हुई और ये ऊपर गई। ठीक है, अब जब यहाँ की हवा स्थानांतरित हुई तो यहाँ से ठंडी वायु वो रेत की तरफ या तट की तरफ आई, और ये जो चक्र है हवा का इस तरह से चलता है। ठीक है, तो दिन के समय हमको यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्म महसूस होता है। ठीक है, अब हम रात की बात करते हैं। ठीक, रात में क्या हुआ, यहाँ पे देखिए ये पानी है, देखिए अब पानी, ये रेत जितनी जल्दी गर्म हुई थी ना, रात में क्या हुआ, अब रात में है मून। ठीक है, रेत जितनी जल्दी गर्म हुई थी ना उतनी जल्दी ये हो गई है ठंडी, ठंडी रेत। ठीक है, तो यहाँ की हवा कैसी हुई, ठंडी वायु हो गई, वायु भी हो गई ठंडी। ठीक है, अब वायु ठंडी है तो वो भारी है, वो नीचे की तरफ है, लेकिन अपेक्षाकृत अगर हम जल को देखें तो जल जो होता है अपेक्षाकृत तुलनात्मक ढंग से देखें तो वो रेत से गर्म होता है। ठीक है, अब पानी के ऊपर की जो वायु है वो क्या हो गई, गर्म वायु हो गई। अब ये वायु हुई हल्की, और ये धाराओं के रूप में कहा जाएगी ऊपर, हल्की वायु ऊपर, और यहाँ से तट से ठंडी वायु जो है इसका स्थान लेने लगेगी। तो अब वायु का चक्र कैसा हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। तो दिन के समय जहाँ समुद्र के किनारे हमको बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस होती है, वहीं रात जो है वो काफ़ी ठंडी होती है। यही चीज़ आपको मरुस्थल में देखने को भी मिलेगी कि मरुस्थल जो है वो दिन के समय ऐसी गर्म संवहन धाराओं के कारण बहुत ज़्यादा गर्म होता है, लेकिन रात जो है वो उतनी ज़्यादा ठंडी होती है। तो ये जो है आपका संवहन, यानी कि जो वायु का चक्र जो है वो किसके कारण, संवहन के कारण ही चलता है। ठीक है, अब और भी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे आपका बैलून। ठीक है, बैलून में हम हवा भरते हैं। ठीक है, बैलून में यदि हमने हवा भरा तो जब हम हवा भरते हैं ना तो हवा जो है वो कैसी हो जाती है, गर्म होती है। गर्म होने के कारण क्या होता है, बैलून जो है वो, गर्म हवा क्या है, हल्की होती है और ऊपर जाने का प्रयास करती है, तो बैलून भी ऊपर चले जाता है।
ठीक है, मेरी बात समझे। गुब्बारा जब उड़ता है इसका मतलब उसके अंदर की हवा जो है वो कैसी है, गर्म हो गई है। ठीक, वैसे ही पैराशूट है, पैराशूट जो है वो भी काफी ऊपर तक गर्म वायु के कारण ही चल पाता है या पहुंच पाता है। ठीक है, तो ये था संवहन के द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण या ऊष्मा का संचरण। ठीक है बच्चों, अब हम तीसरी विधि पर आते हैं, वो है आपका विकिरण। तो विकिरण द्वारा भी क्या होता है, ऊष्मा का संचरण होता है। प्रकाश जिस तरह से सीधी रेखा में निर्वात से पृथ्वी के वायुमंडल में पहुंचती है, ऊष्मा भी प्रकाश के साथ साथ निर्वात से पृथ्वी के वायुमंडल में पहुंचती है और हमको गर्मी का एहसास दिलाती है, हमको गर्मी या ताप महसूस होता है। ठीक है, अब देखिए, जब सूर्य का प्रकाश नीचे आया तो ऊष्मा भी नीचे आई। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए दो तरीके के पात्र रखे हैं मैंने। ठीक है, मैंने एक रखा है एक ऐसा जार जिसके ऊपर व्हाइट कलर लगा हुआ है, व्हाइट कलर से पोता हुआ है। ठीक है, और इसके अंदर मैंने रखा है पानी। ठीक है, एक और समान आकार का मैंने पात्र कांच का यहाँ पे रखा है और उसके ऊपर मैंने क्या कर दिया, ब्लैक कलर का कवर कर दिया, ब्लैक कलर या ब्लैक कलर का पेंट लगा दिया। ठीक है, दोनों को 1 घंटे के लिए तेज धूप के नीचे हमने छोड़ दिया, उसमें पानी भर दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक एक तापमापी इसमें डाल के देखेंगे। ठीक है, हमने क्या डाला इसमें, 1 घंटे के पश्चात तापमापी, क्या डाला, तापमापी। ठीक है, हम ये देखते हैं कि यदि ये 45 डिग्री सेल्सियस तक गर्म है तो ये 38 डिग्री सेल्सियस तक ही का तापमान हमको बताता है। इसका मतलब ये हुआ कि जहां पर हमने काला रंग चढ़ाया था वहां पर देखिए प्रकाश समान रूप से पृथ्वी पर पहुंच रहा है, ऊष्मा भी समान रूप से पृथ्वी पर पहुंच रही है, इन दोनों के ऊपर बराबर से पड़ रही है, लेकिन इसने ऊष्मा को ज्यादा अवशोषित किया और इसने ऊष्मा को कम अवशोषित किया। ठीक है, तो कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो ऊष्मा का बहुत अच्छा अवशोषक होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो अच्छा अवशोषक नहीं होते। तो जितनी भी डार्क कलर या काला रंग जो है ना, डार्क रंग है, गहरा रंग है या काला रंग है, वो उतना अच्छा ऊष्मा या ताप का अवशोषक होता है। और यही वजह है कि गर्मी के दिनों में हम काले रंग के वस्त्र नहीं पहनते, क्योंकि उससे हमको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। लेकिन वही ठंड के दिनों में हम ये काला रंग या डार्क कलर के कपड़े पहनना पसंद करते हैं, क्योंकि उस समय मौसम होता है ठंडा और हमको चाहिए क्या, थोड़ा सा ताप या ऊष्मा, तो उस समय हम गहरे रंग का कपड़ा पहनना पसंद करते हैं। तो गर्मी के दिनों में हम कैसा कपड़ा पसंद करते हैं, हल्के रंग के कपड़े, हल्के रंग या सफेद कलर के कपड़े, क्योंकि ये ऊष्मा या ताप का उतना अच्छा अवशोषक नहीं होते हैं। ठीक है, इसलिए हम हल्के रंग के कपड़े या सफेद रंग के कपड़ों को कब पहनना पसंद करेंगे, गर्मी के दिनों में। लेकिन ठंड के दिनों में हम क्या पहनेंगे, जैसे इसका उल्टा, गहरे रंग के कपड़े या काले रंग के कपड़े पहनना हम पसंद करते हैं। तो जो पदार्थ ऊष्मा का जितना अच्छा अवशोषक होता है ये उतना अच्छा उत्सर्जक भी होता है। ठीक है, ऊष्मा का उत्सर्जक भी होता है। तो ये था ऊष्मा का संचरण, ऊष्मा के संचरण की विभिन्न विधियां। आशा करती हूँ बच्चों आप लोगों को थोड़ा अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है।